नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,911 नए मामले सामने आए हैं और 738 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद इस वायरस से 47,371 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में पॉजिटिविटी मामलों की जो संख्या है बढ़कर 54,97,448 हो गई है और वहीं इलाज के बाद अब तक 50,26,308 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र में 85,355 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,83,253 है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से समय जूझ रहा है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक कमी आ रही है, लेकिन हालात अभी चिंताजनक हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात कर ले तो देश में कोरोना के 2,76,070 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस अवधि के दौरान कोरोना से 3,874 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं और एक्टिव केसों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भले ही जो नए केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने बुरी तरीके से कहर बरपाया हुआ है। देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ब्लैक फंगस के केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं और मौत के आंकड़े भी डराते चले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से और तो ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ाकर रख दी है पूरी तरीके से। जगह जगह देखने को मिल रहे हैं मौत के मामले और महाराष्ट्र में भी 90 मौतें अब तक हो चुकी हैं। तो कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लैक फंगस ने दूसरी तरफ चिंता बढ़ाकर रख दी है। महाराष्ट्र की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको महामारी घोषित कर दिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि ये जो ब्लैक फंगस है इसको महामारी घोषित करने की अगर जरूरत पड़ती है तो इसको घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि हालात चिंताजनक लगातार होते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। एक तरफ कोरोना का ये था कि नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी टेस्ट में आता है उसके बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होता था और उसके बाद जैसे रिजल्ट आते थे उसी के अनुसार चलना होता था। लेकिन ब्लैक फंगस सीधे आंखों पर अटैक करता है। आंखों को नुकसान हो सकता है व्यक्ति की और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस समय लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की वजह से बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये सरकार के लिए भी हो जाता है और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। जी काजल, कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से 90 लोगों की जो है कि ब्लैक फंगस से मौत हुई है और खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ये महामारी से कम नहीं है। अस्पतालों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा करने के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में जहाँ ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं वहां पर डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगाने की जो है कि रणनीति चल रही है ताकि रिकवर किया जाए और किस तरीके से वो फैल रहा है उसे रोका जाए। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र जहां कोरोना आपदा से जूझ रहा था, मरने वालों का आंकड़ा हो या कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या, उसमें प्रतिदिन अब ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्री चिंता का विषय है। किसी इस बीमारी में कोई ऑप्शन नहीं अभी तक मिला है। सीधा अगर ब्लैक फंगस होता है तो एडमिट करना पड़ता है और इसका जो असर होता है वो आंखों पर होता है और लेंस के ऊपर इसका सबसे तगड़ा असर होता है जो पूरे बॉडी को जो है कि 2 से 4 दिनों में ही अपने कब्जे में कर लेता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की चिंता
बढ़ चुकी है और राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि इसे किस तरीके से रोका जाए और क्या कुछ उपाय निकाला जाए। जी काजल, तमाम मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार कितनी तैयार है आगे के लिए, क्योंकि कोरोना एक तरफ तो चिंता का विषय है, कोरोना को संभालना, कोरोना के मरीजों का इलाज करवाना, स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा अलर्ट रखना, अब दोहरी चुनौती महाराष्ट्र सरकार के लिए इस समय। कहना गलत भी नहीं होगा, इस तरीके से कोरोना संक्रमण अभी भी पूरी तरह से तांडव मचा रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी अगर महाराष्ट्र में फैलती है तो महाराष्ट्र सरकार उसे किस तरीके से सुधारेगी, क्योंकि महीने 1.5 महीने के बाद ही मुंबई में फिर बरसात शुरू हो जाएंगे। जो आपदा है वो लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि सरकार अपने मंत्री है उनके साथ चर्चाएं की जा रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो चहल है या फिर जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उनके साथ भी चर्चाएं की जा रही है। मुंबई के जो बड़े 7 से 8 हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो डीन है, डॉक्टर है, उनके साथ भी चर्चा की जा रही है और खास करके जो नेत्र चिकित्सक डॉक्टर है, उनसे जो है सलाह दिया जा रहा है कि इस बीमारी को किस तरीके से रोका जाए और इसके लिए किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। हालांकि अब तक 90 लोगों की मौत हुई है, जो जरूर महाराष्ट्र सरकार सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। हमने देखा था लॉकडाउन के समय में फैसला लेने में देरी हो गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, चाहे वो पहले लॉकडाउन की बात हो या फिर इस बार के लॉकडाउन की बात हो। बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए थे, चाहे वो पहली लहर में हो या फिर दूसरी लहर में भी। एक तरीके से कोरोना का कहर बरपा चुका था पूरा महाराष्ट्र में, उसके बाद लॉकडाउन का सोचा गया था। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक फंगस को लेकर दिक्कत और ज्यादा हो जाए, इसलिए बाढ़ आने से पहले पुल बांधने की जरूरत है। जी, जिस तरीके से लापरवाही कोरोना काल में देखी गई थी और जिसका खामियाजा अभी तक महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है, अगर इन परिस्थितियों में अगर समय पर वो इन चीजों से लैस नहीं होती है तो उसका जिम्मेदार खुद होगी और उसका जो खामियाजा है कह सकते हैं कि आम जनमानस को भुगतना होगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन की लापरवाही से आम जनता परेशान होती है। जनता अपनी मजबूरी के बस घर से बाहर निकलती है, लेकिन प्रशासन सरकार अगर इस पे अंकुश लगाए तो हालात सुधर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जो बीमारी बढ़ रही है इसे रोकने के लिए तो हर संभव जो सरकार को कदम उठाना चाहिए। लापरवाही न करे, हालात बिगड़ जाएंगे, जिसे सुधार पाना काफी मुश्किल होगा। राजद, ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए अलग से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हम कोरोना केसेस में देख रहे हैं अस्पतालों में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, अगर वहां पर जगह नहीं है तो अलग से कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर उन मरीजों को रखा जा रहा है, उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको सभी मरीजों के साथ में रखा जा रहा है या फिर अलग से रखा जा रहा है, इंतजाम क्या है? देखिए, अभी तक के जो मरीज पाए गए हैं वो मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों से भी है, इसलिए उन्हें जिला सरकारी अस्पताल में जो नेत्र चिकित्सक है उनके निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जिस तरीके से बीएमसी से बातचीत की है, उनका कहना था कि इन बीमारी के लिए भी एक अलग से सेंटर बनाना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो या अस्पताल हो। अब ऐसे में ब्लैक फंगस की बीमारी निकलती है, अगर वो अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पताल में पहले ही कोरोना नामक बीमारी वहाँ पहले ही है, ऐसे में इनके इलाज के दरमियान काफी बाधा हो सकती है और जो बीमारी है ये काफी उग्र रूप ले सकती है। तो ऐसे में सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाए जिससे इसकी लहर को भी रोका जाए और बीमारी को भी तोड़ा जाए। काजल, टीमें दिल्ली में हमने देखा है, टीमें बना दी गई हैं अलग अलग तरीके से, ताकि वो जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनका इलाज कर सके। डॉक्टर्स की टीमें अलग से बनाई गई हैं और आगे के लिए भी केजरीवाल सरकार का जो प्लान है वो कुछ इसी तरीके से बताया गया है कि अलग अलग तरीकों से टीमें बनाई जाएंगी, उसी तरीके से फिर इलाज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है और कितनी तैयार सरकार है? कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सिस्टम फेल हो जाए, सिस्टम चरमरा जाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है कि जो मरीज है उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखा जा रहा है कि जितने भी इस तरीके के केसेस आ रहे हैं उन्हें सेपरेट रखा जा रहा है और नेत्र चिकित्सक द्वारा ही उनका चेकअप किया जा रहा है।
मुंबई में 4-5 ऐसे जगह है जहां पर इस समय ब्लैक फंगस के पेशेंट एडमिट हैं। तो जो हालात है उसे सुधारने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा तो तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि जो पेशेंट ब्लैक फंगस के आते हैं उन्हें कहाँ रखा जाए और किस तरीके से उनका इलाज किया जाए। क्या उन्हें एक साथ रखा जाए, क्या उनके लिए कोई कोविड सेंटर बनाया जाए, या फिर जो मुंबई के जो नेत्र के जो आंखों के जो बड़े अस्पताल हैं, इस तमाम चीजों को लेकर महानगर पालिका जीएमसी की जो कमिश्नर है और महाराष्ट्र सरकार में जिम्मेदार मंत्री है, इन लोगों के साथ में स्वास्थ्य मंत्री की चर्चाएं चल रही है। देखना ही होगा कि चर्चा कब सही में बदलता है और क्या इस पूरे जो महामारी है पर रोक लगाने के लिए उठा पाते हैं, सही निर्णय दे पाते हैं, या देखना होगा। कोरोना की स्थिति को लेकर मुरारी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को लेकर इस समय क्या हालात है? क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जहां जहां पर भी लॉकडाउन जिस राज्य में लगा हुआ है या फिर वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, वो प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। जो संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इस समय हाल ही के आंकड़े क्या हैं महाराष्ट्र के, वो बताइए, क्योंकि वहां पर भी जो डेथ रेट है वो कम नहीं हो रहा है, संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो रही है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो 50 से 60 हजार 24 घंटे में आंकड़े महाराष्ट्र में पार हो रहे थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह में आंकड़े जो है वो लगातार गिरते गए हैं और 24 घंटे की बात करें तो 30,000 से कम जो कि कोरोना संक्रमण मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 1000 से 1500 पॉजिटिव केस यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार चाहती है कि जो ये मरने वालों का जो रेट है उसे जो है घटाया जाए, और यही वजह है कि जो कोविड सेंटर है वहाँ पर जितने भी सीरियस पेशेंट होते हैं उन्हें तत्काल जो है अस्पतालों में किया जा रहा है। लगातार इस बढ़ते हुए मौत के आंकड़े हैं, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ी राहत मुंबई में जरूर है कोरोना संक्रमण मरीजों को लेकर, लेकिन जैसे ही राहत होती है वैसे। बहुत शुक्रिया आपका मुरारी इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस को लेकर क्या है, सीएम केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, वो आपको पहले सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे। और दूसरा, इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। तो हमने जीटीबी में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा, जो इसके इंजेक्शंस हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि बिकॉज सारे अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शंस। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शंस की जरूरत, एक्चुअली जैसे कल एक हमने टीम बनाई है डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स की टीम के पास आपको अप्लाई कर एसओपी जारी किया है कि जो इंजेक्शन है वो किस तरह से दिए जाएंगे। तो उस एसओपी के हिसाब से एक टीम बनाई है, वहां पे वो अप्लाई करते हैं और फिर वो टीम देखती है कि इंजेक्शन की जरूरत है कि नहीं है। उनके पास कल तक 84 के करीब एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल से। वैसे सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो कल तक एप्लीकेशन आई थी 84 है। आज शाम तक जितनी होगी आपको, वीकेंड पे मैं एलजी साहब से बात करूंगा, एलजी साहब के साथ जो भी चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। थर्ड वेव की तैयारियां, जैसे परसों मैंने मीटिंग की थी सारे ऑफिसर्स के साथ, तो जो समस्याएं सेकंड वेव के दौरान आई वो समस्याएं अब दिल्ली वालों को नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कई सारे वो हुए। तो एक तो हमने एक टीम बनाई है ऑफिसर्स की, जो कि वो सारी चीजों की लिस्ट बनाएगी जो तैयारियां अब करने की जरूरत है। जैसे लगभग अभी हम कितने ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इस बार 28,000 पीक गई है मैक्सिमम केसेस की,
तो क्या हमें 35,000 या 40,000 ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करनी है? कितने आईसीयू बेड्स की तैयारी करनी पड़ेगी? अब हम ऑलरेडी 6,500-7,000 हमारे आईसीयू बेड्स तैयार हो चुके हैं, तो क्या हमें 10,000 आईसीयू बेड्स चाहिए? इन 10,000 में कितने बच्चों के आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी? कितने ऑक्सीजन बेड्स में बच्चों के बेड्स की जरूरत पड़ेगी? दूसरा, इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई, हमारे पास टैंकर्स नहीं थे। सो ये भी डिस्कस हो रहा था कि क्या हम दिल्ली सरकार अपने खुद के टैंकर्स अब खरीदेंगे। दिल्ली सरकार हम अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं। दिल्ली की ऑक्सीजन की खपत लगभग 250 MT के करीब डेली है, तो कम से कम 250 से 300 MT के प्लांट्स हम खुद दिल्ली के अंदर लगाएं, ताकि इस बार अगली वेव जब आए तो हमारे को ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स बनाने की जरूरत, तो ये सारी चीजों के ऊपर कल चर्चा हुई थी। अगले हफ्ते तक ये कमेटी अपनी एक ब्रॉड गाइडलाइंस तैयार कर लेगी, फिर जो खाका तैयार होगा उसके ऊपर फिर वॉर फुटिंग के ऊपर काम होगा, ताकि जब तीसरी वेव आए तो जो अड़चने इस बार सेकेंड वेव में आई थी वो वाली अड़चने अब अगली बार नहीं आई। एक दूसरी कमेटी हम लोगों ने 2 कमेटी बनाई है। दूसरी कमेटी बनाई है जो कि डॉक्टर्स की कमेटी है, बच्चों के डॉक्टर्स जो हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, वो लोग हमें बताएंगे कि किस किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बच्चा कोई बीमार होता है, आईसीयू में होता है कोविड में, तो उसके पेरेंट्स अगर साथ नहीं रहेंगे तो वो बच्चे को संभालेगा कौन आईसीयू के अंदर। उसी तरह से बच्चे का जो मास्क है वो जिससे ऑक्सीजन लेगा उसका तो साइज ही अलग होगा। तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि बच्चों के लिए अलग किस्म का हमें इंतजाम करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन हम लोग तो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी दे, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है 1-2 दिन की वैक्सीन और बची है दिल्ली के अंदर। वैक्सीन खत्म हो गई है। तो एक तो ये कि बड़ों को वैक्सीन लगे, बड़ों की वैक्सीन की कमी है, और छोटे बच्चों की वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट, फिर मुझे लगता है कि कोरोना से थोड़ा सा निजात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश, मध्य प्रदेश में भी इस समय अलर्ट जारी कर दिया गया है ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। निश्चित तौर पर देखिए काजल, लगातार जहां अभी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, कोरोना से पूरा देश त्रस्त था, ऐसे में अचानक से अब जो है ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी इन्हें इजाद पा लिया है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के जो आसार हैं, जो उसके मरीज हैं, वो अब बढ़ते दिख रहे हैं। अगर कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की भी बात करें तो ब्लैक फंगस के भी वही समस्याओं से देश और प्रदेश जूझना चालू हो गया है। जैसा कि पहले भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोरोना बीमारी की अगर बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, तो कोरोना के समय में हमने देखा है कि लगातार जो है तमाम इंजेक्शन और दवाइयों की किल्लत सी दिख रही थी। अब एक बार फिर ब्लैक फंगस जो है कोरोना के बाद उसने अपनी जकड़ में लोगों को लेना चालू कर दिया है, और लगातार ब्लैक फंगस की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में पूरे बात करें तो 575 के समथिंग जो है ब्लैक फंगस के मामले सामने आए, जिसमें 31 लोगों की मौत भी ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है, उसकी लगातार शॉर्टेज बनी हुई है। अभी पूर्व की ही बात करें तो जहां मध्य प्रदेश सरकार ने 2000 इंजेक्शन जो है गुजरात से मंगाए थे, उनकी खपत पूरी तरह से हो चुकी है। क्योंकि लगातार जो है अगर मरीजों की बात करें, एक ही मरीज की बात करें तो 4 से 5 डोज प्रतिदिन जो है एक ही मरीज को लगते हैं, और उसको 14 से 15 दिन तक ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो जो इंजेक्शन की तादाद है, जो लगने की तादाद है मरीजों को, वो काफी ज्यादा है, और जो डोजेस हैं हमारे पास वो काफी कम है। तो जो 2000 डोज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के इम्पोटेरिज्म के जो इंजेक्शन है उसके मंगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं अब शॉर्टेज दिख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24,000 इंजेक्शन के लिए जरूर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने 24,000 इंजेक्शन की मांग की है, लेकिन जो मरीज हैं ब्लैक फंगस के वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर लगातार जो है तादाद ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं। अकेले अगर भोपाल की बात करें तो 200 से ज्यादा जो है मामले ब्लैक फंगस के भोपाल में आ चुके हैं। 120 के समथिंग मामले जो है इंदौर में आ चुके हैं। ग्वालियर में भी ऐसे ही इसी तादाद में जो है ब्लैक फंगस के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रदेश सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए वो है इंजेक्शन की
क्योंकि इंजेक्शन की लगातार जो है अगर भारत में अगर बात करें तो वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार जो है लगातार अन्य देशों से आयात करने की बातें जरूर कह रही है, लेकिन अभी भी वो सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए बनी हुई है। चूंकि ब्लैक फंगस जो है, जो इन्फेक्शन है, वो लगातार उन्हीं लोगों पर दिख रहा है जो लोग पहले कोरोना से पीड़ित थे जी। और जिन लोगों ने पहले भी इसका ऑक्सीजन या फिर तमाम जो इंजेक्शन थे कोरोना इलाज के लिए वो चीजें लगवाई थी, उनको ही ब्लैक फंगस के ज्यादातर अच्छे लक्षण दिख रहे हैं और उन्हीं को ब्लैक फंगस जो है जकड़ रहा है। ऐसे में लगातार जो है आंकड़े बढ़ने की संभावना है। हालांकि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस मामले में सतर्क है और जल्द से जल्द जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, उनकी आपूर्ति करने की बात भी कह रही है। जी काजल। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नरेश। डॉक्टर, इस समय सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ब्लैक फंगस को लेकर हो रही है, क्योंकि कोरोना की स्थिति एक तरफ है, उसको लेकर तो चिंता है ही, अब दूसरी तरफ ब्लैक फंगस बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरे देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे? कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से पहले महाराष्ट्र में देखा, फिर गुजरात में, फिर यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, अब तो दिल्ली में भी आ गया है। तो इसका इतना ही कहूंगा कि जैसा कि पहले भी आपके चैनल में मैंने बताया है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी मरीज को कोविड-19 ठीक होने के बाद होता है, जो एसेंशियली उन पेशेंट्स में होता है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं। तो ऐसा कोई मत सोचे कि किसी को ऐसे ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं या जिनको कोई दूसरी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली बीमारी है और उसके ऊपर चूंकि कोविड-19 के निमोनिया को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, तो उसी की वजह से उसकी कोई पेशेंट्स की एक अंदरूनी शक्ति या इम्यूनिटी कम हो जाती है। उससे ब्लैक फंगस भी और व्हाइट फंगस दोनों हो सकते हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं आम लोगों को सिर्फ इतना इन्फॉर्म करूंगा कि ऐसे इसके नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दोनों तरफ से सावधानी की जरूरत है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट को डॉक्टर बकायदा वार्न करके भेजे कि भाई आपका शुगर हाई रहा था, आप घर जाके अपने शुगर का कंट्रोल भी देखेंगे और स्टेरॉइड की जितनी डोज दी गई है उतनी ही लेंगे। अगर ये दो चीजें लिखी जाएं, प्लस साथ में पेशेंट कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करता रहे, पेशेंट नमी की जगह पे ना रहे, पेशेंट धूल मिट्टी से दूर रहे। अगर ये गाँव में हो रहा है तो जहाँ कोई टूड़ा उड़ा होता है या भूसा होता है उसके नजदीक ना रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कुछ पूरे हिंदुस्तान में ये बारिश का माहौल बन गया, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। तो पेशेंट ड्राई माहौल में रहे, हाइजीनिक माहौल में रहे, अपने शुगर का ख्याल रखे। अगर ऐसा सब करता है तो मेरे हिसाब से इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और डॉक्टर्स के लेवल पे इतना ही कहना होगा कि जो पेशेंट को आईसीयू में ऑक्सीजन दी जाती है, उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें पानी डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें अगर ऑर्डिनरी पानी डाला जाए तो उसमें फंगस हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। तो मैं कहूंगा कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें इलाज बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है। इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरती जाएं तो जो एकदम एक लहर सी आ गई है कि कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ और ब्लैक फंगस लोगों को मार रहा है, तो इस चीज से हम, इस जो दहशत सी फैल गई है, इससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर चावला, एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि कोविड पेशेंट को ये हो रहा है, जो कोविड से ठीक हो जाते हैं उसके बाद ये हो रहा है, क्या ये मैंडेटरी है कि उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनको पहले कोरोना हुआ हो, या फिर ठीक ठाक जो लोग हैं उनको भी हो सकता है? देखिए, जो ये एकदम ये बड़ी लहर के रूप में आया है, ये तो आजकल कोविड-19 के पेशेंट्स को ही हो रहा है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बरसों से हम जानते थे, लेकिन साल में कोई एक आधा केस का होता था। क्योंकि मैंने पहले बोला, जिन लोगों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग बीमारी हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई और इम्यून कॉम्प्रोमाइज की बीमारी है जिसमें स्टेरॉइड बहुत ज्यादा मिलते हैं, उसमें ये हो सकता था। लेकिन वंस इन अ वाइल कोई साल में एक आधा केस होता था। लेकिन जो ऐसा हो रहा है कि 2-2 हजार केस, 1000 केस, कई किसी प्रांत में कोई ज्यादा हो रहे हैं, वो तभी हो रहा है। ये सब वो पेशेंट्स हैं जो कि जिनको की आईसीयू में एडमिट होके नाक के थ्रू ऑक्सीजन या बाईपैप या इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है और साथ में हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और साथ में वो डायबिटीज के अनकंट्रोल पेशेंट हैं। ये आप मान लीजिएगा, अगर आप अनकंट्रोल डायबिटिक नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आम जनता ऐसे मत डरे, ऐसे नहीं होगा। और हर लेवल पे सावधानियां बरती जाएं तो इतनी दहशत की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गणेश, महाराष्ट्र में चाहे दिल्ली में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार कितनी तैयार है?
देखिए, अगर महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो लगातार जो है महाराष्ट्र, गुजरात में भी ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इससे भी उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के आंकड़े हमने देखा है कि अप्रैल माह की बात करें तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में भी आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ते नजर आए थे और देश का 7वां राज्य बन चुका था एक समय कोरोना के आंकड़ों को लेकर। तो ऐसे में भारी तादाद में कोविड के मरीज जो है देखने को सामने आते हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग पहले ही कोरोना पेशेंट रहे हैं और ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डायबिटीज था। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं लोगों के लिए, हालांकि सरकार पूरी तरह से इस पर तैयार है। अगर इलाज की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी मानते हुए इसका इलाज पूरी तरह से निःशुल्क किया है। और सबसे बड़ी शॉर्टेज जो है समस्या है वो है इंजेक्शन की, जो इंजेक्शनों की खपत है लगातार बढ़ रही है। उन इंजेक्शनों की आपूर्ति करने के लिए सरकार पूरी तरह से अभी हाल ही में गुजरात के जैसे 2000 डोज करीब जो है सरकार ने मंगाए थे और 24,000 इंजेक्शन। बिल्कुल गणेश, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर चावला, अगला सवाल मेरा आपसे होगा भी, आप ब्लैक और व्हाइट फंगस की बात आप कर रहे थे। ये जो फंगस है इसके जो सिम्टम्स हैं सिर्फ फेस पर दिखाई दे सकते हैं या फिर किसी शरीर के और जगह पर भी, किसी और अंग पर भी दिखाई दे सकते हैं? मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा जो ब्लैक फंगस है वो कैसे होगा। पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर गया तो 2-3 दिन के अंदर ही अंदर उसको हल्का हल्का बुखार आना शुरू हो सकता है, आधे सिर में दर्द हो सकता है, नाक का सफिनेस यानी कि नाक का बंद हो जाना, नाक से कोई काला पदार्थ या कोई तरल पदार्थ का निकलना या हल्का खून का आ जाना, प्लस आंख पे सोजन आ जाना और नाक के आसपास काले डिब्बे आ जाना। ये सिम्टम है एक तरह से ब्लैक फंगस का। व्हाइट सिम्टम, जो व्हाइट फंगस है वो फेफड़ों के अंदर होता है, उसमें सिम्टम्स और दूसरे किस्म के होते हैं। पेशेंट को तेज बुखार आना शुरू हो जाएगा एक बार कोविड से ठीक होने के बाद, और उसके बाद पेशेंट को सांस में घुटन, एक गंदी खांसी और तेज बुखार, अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो पेशेंट को री-इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्योंकि कल हम देख रहे थे कई वीडियोज में कि एक बिहार के एक डॉक्टर ने बताया जिसको पहले कोविड-19 हुआ और वो उसके एकदम बाद उनको दोबारा बुखार आना शुरू हो गया। तो उस डॉक्टर ने बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे को शायद मतलब कि उनको फंगस के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसको फंगस एक दूसरे किस्म का जिसको कि हम कैंडिडाइटिस कहते हैं, तो वो निकला, उसको जल्द दवा मिली और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें रोल किस बात का है? पहले प्रिवेंशन का यानी कि रोको, दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी बीमारी को ढूंढो, और तीसरा प्रॉम्प्ट यानी कि एकदम जल्दी इलाज। अगर ये तीनों गुण अपनाए जाएं तो मेरे हिसाब से जो एक कहर सी लग रही है कि क्या आफत, एक नई आफत आ गई, उस आफत से हम बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ब्लैक फंगस का असर इस समय देश भर में देखने को मिल रहा है। जरूरत है आपको सुरक्षित रहने की और सावधान रहने की। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।